क्राइसिस ऑफ अबेंडेंस, क्या हमारे पुराने जीन्स हमारी मॉडर्न डाइट को संभाल पाएंगे? जूनियर सर्जिकल रेसिडेंट यूजली लर्न अंडर ए डू नॉट हार्म फिलोसफी। ध्यान रहे कोई नुकसान ना हो। जॉन्स हॉपकिंस के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रोटेशंस में मुझे एक पेशेंट की कोलोन कैंसर सर्जरी की तैयारी करनी थी। रूटीन प्री ऑप क्वेश्चंस में अल्कोहल की कंजप्शन बाराकी बाराकी से पूछना पड़ता है, क्योंकि अगर पेशेंट हैवी ड्रिंकर हो तो अगर सही ड्रग्स ना मिले तो डेंजरस विड्रॉवल सर्जरी के बाद भी हो सकते हैं। मैंने पेशेंट से कैजुअली पूछा, शराब पीते हो? उन्होंने बोला, बहुत कम। सर्जरी नॉर्मल शुरू हुई, पर जब उनका लीवर देखा तो वो एक मोल्टेड ऑरेंज पेज और फैटी नोड्यूल से भरा था, एकदम अल्कोहलिक लीवर जैसा। अटेंडिंग ने डांट दिया, तुमने बोला था ये ड्रिंकर नहीं है। पर मैं श्योर था कि पेशेंट ने झूठ नहीं बोला। ये पैटर्न मेरे रेसिडेंसी के दिनों में कई बार रिपीट हुआ। ना पीने वाले पेशेंट पर लीवर डैमेज हैवी ड्रिंकर जैसे। ये असल में क्या था? 1980 में मायो क्लिनिक ने इसे हाई टर्टो अननेम्ड डिजीज को नाम दिया, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। और ये एक उससे पहले का स्टेज होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। पूरा वर्ल्ड वाइड साइलेंट एपिडेमिक में झूठ रहा है। हर छोटे आदमी को ये प्रॉब्लम्स है, पर अक्सर किसी को पता भी नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में सिम्टम्स नहीं आते, सिर्फ लीवर एंजाइम ब्लड टेस्ट में चेंज दिखते हैं। डॉक्टर भी अक्सर एटीएल्स के रेफरेंस रेंज को नॉर्मल समझ लेते हैं, जब एक्चुअल डिजीज थ्रेशोल्ड उससे भी नीचे शुरू हो सकती है। नॉर्मल और हेल्थी को डिफरेंस डिफरेंस समझना एसेंशियल है। NAFLD बेसिकली होता है लीवर में एक्सेस फैट डिपॉजिट होना, मोस्टली पुअर डाइट, ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड फूड, सोडा की वजह। आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्गेविटी, ये बुक आम नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज टिप का कलेक्शन नहीं है, इसमें डिटेल साइंस, एजिंग, क्रॉनिक डिसीज और लाइफ स्टाइल के बारे में है। 80 मेडिसिन 3 इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी डिजीज होने का वेट ना करके पहले भी ही इसको प्रिवेंट करना। हेल्थ के 4 पिलर में ब्रेक करते हैं, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड इमोशन। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, मिथ बस्टिंग एंड एक्शनेबल स्टेप्स जो आप डेली लाइफ और रियल। NAFLD बेसिकली होता है लीवर में एक्सेस फैट डिपॉजिट होना, मोस्टली पुअर डाइट, ज़्यादा शुगर, प्रोसीड फूड, सोडा की वजह से, नॉट सिर्फ अल्कोहल की वजह से। यानी फैट बुल्डअप अगले सेटअप पर इन्फ्लामेशंस और स्कैरी क्रिएट करता है। NASH, और अगर जल्दी रिवर्स ना हो, एग्जांपल्स के लिए वेट लॉस, डाइट चेंज, एक्टिविटी, तो आगे चल के सिरोसिस, इरिवर्सिबल लीवर डैमेज और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तक पहुंच सकती है। आज NAFLD, NAS सबसे बड़ा मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस एपिडेमिक है, और ये सिर्फ ओबेसिटी या वेट का इशू नहीं है। इवन नॉर्मल वेट लोग भी मेटाबॉलिक अनहेल्थी हो सकते हैं, और ओबेस लोग कभी कभी टोटली हेल्थी होते हैं। यूएस में एस्टिमेट 100 मिलियन से ज़्यादा लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, जिनमें से एक बड़ी पॉपुलेशन नॉन ओबेस है। रिसर्च बताती है जो लोग थिन आउटसाइड सिक इनसाइड होते हैं, यानी BMI नॉर्मल पर मेटाबॉलिक हेल्थ पुअर है, उनका लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी रिस्क और सीरियस डिजीज का रिस्क ओबेस हेल्थी लोगों से भी ज़्यादा होता है। यानी असली कंसर्न है मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस, ना कि केवल वजन। जब आपका मेटाबॉलिक्स फेल्स करता है तो कैलोरीज सबक्यूटेनियस फैट के बाद हार्मफुल जगाव जैसे लीवर, मसल्स, फैट, पेनक्रियाज में जमा शुरू हो जाता है। NAFLD उसे ओवरफ्लो का पहला एक्सटर्नल साइन है, और अगर आप इस स्टेज पर कैटिवानी ना लें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर जैसे हॉर्समैन डिजीज रिस्क बहुत बढ़ जाता है। की लेसन ये है, हेल्थ के लिए सिर्फ वजन या BMI रेफरेंस रेंज पर मत रखो अटको। मेटाबॉलिक हेल्थ, अनसीन साइलेंट पावर पर ध्यान दो। और अगर NAFLD या NAS जैसे सिग्नल मिलते हैं तो एक्टिव लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट और वेट मैनेज पर जल्दी एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर एक जबरदस्त रीजनरेटिव ऑर्गन है, पर जब
और जब डैमेज सिरोसिस बन जाए तो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो नामुमकिन हो जाता है। आज भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम NAFLD और इंसुलिन रीसाइलेंट का प्राइमरी सॉल्यूशन है। लाइफ लॉन्ग प्रिवेंशन, वेट मैनेजमेंट, मूवमेंट और माइंडफुल ईटिंग, चाहे आप थिन हो या ओवरवेट, हर किसी को अपनी इनर मेटाबॉलिक हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे वाले नंबर पर। हमारी बॉडी में जब सबक्यूटेनियस फैट की कैटेगरी पूरी होती है तो फैट गलत जगह पर स्टोर होने लगता है। सबसे पहले पेट के अंदर, फिर ऑर्गन के बीच को विसरल फैट कहते हैं। लीवर पे, मसल्स पर, पैनक्रियाज में। सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है ज्यादातर सेफ माना जाता है, पर विसरल फैट बॉडी के लिए खास नुकसान देखा जाता है। ये फैट सेल्स इन्फ्लेमेशन सबक्यूटेनियस जैसे TNF अल्फा 1L6 रिलीज करते हैं, जो आपके ऑर्गन के छोटे छोटे लेवल पर डैमेज करते हैं। इसी वजह से विसरल फैट कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, चाहे आप बाहर से स्लिम दिखते हो और चाहे आप एक मोटे हो। देखिए, जेनेटिक फैक्टर्स भी एक फैट स्टोरेज कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। कुछ लोग जैसे कि फैट स्टोरेज बाथ टब जेनेटिकली छोटा होता है, उनमें विसरल फैट जल्दी बिल्डअप होता है और वो स्किनी दिखते हुए भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क पे आ जाते हैं। इसलिए हर साल डेक्सा स्कैन जैसे टेस्ट से विसरल फैट का अंदाजा लगाना फंडामेंटल है, क्योंकि सिर्फ ओवरऑल वजन देखकर आपकी हेल्थ का स्कैन नहीं कर किया जा सकता है। जब विसरल फैट बढ़ता है, मसल्स फाइबर के अंदर भी फैट जमा होने लग जाता है। ये ही प्रोसेस इंसुलिन रेसिस्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। फैट ड्रॉपलेट मसल सेल्स को इंसुलिन के सिग्नल पर रेस्पॉन्ड करने से रोकते हैं। फिर पैनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, पर एंड में ग्लूकोज कंट्रोल टूट जाता है और ब्लड शुगर हाई रहता है। स्टार्ट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, जब फैट पैनक्रियाज तक पहुंचता है तो इंसुलिन बनना भी मुश्किल हो जाता है। हार्मोन भी इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं रोल, क्योंकि इंसुलिन ही मेजर कल्प्रिट है, क्योंकि वो फैट स्टोरेज को पुश करता है और जब तक इंसुलिन हाई है फैट बर्निंग बंद रहती है। क्रोनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप भी विसरल फैट ज्यादा बना देते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बढ़ाता, कैंसर, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर जैसे बड़ी बीमारियों का रिस्क भी और भी बढ़कर और ज्यादा गुना हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज, जिससे पहले सिर्फ डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन माना जाता था, अब हर जगह बढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न एनवायरनमेंट, हाई कैलोरीज, हाई फ्रक्टोज डाइट प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारे एशियंट सर्वाइवल जीन्स को हार्म कर रहे हैं। इंसान को मेटाबॉलिक इस तरह इवॉल्व हुआ था कि जब भूख और फेमाइन हो तब फैट स्टोर कर सके, लेकिन आज की दुनिया में यही मैकेनिज्म बीमारी को कॉज बन चुका है। फ्रक्टोज स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेजिंग फूड वाली जो चीजें हैं वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इंसान के लीवर में यूरिक एंजाइम नहीं होता, तो फ्रक्टोज से यूरिक एसिड बनता है और फैट स्टोर कैलोरीज बम बम काम करता है। ऊपर से फ्रक्टोज सेल्स को एनर्जी डिफिसिट महसूस कराता है, तो और ज़्यादा खाने की क्रेविंग लगती है। ये एक विस्कस साइकिल शुरू हो जाता है। असली प्रॉब्लम यह है कि हमारे हेल्थ केयर मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस को डायबिटीज, ओबेसिटी या हाइपरटेंशन बनाने के बाद रिकॉग्नाइज करता है। अर्ली वार्निंग जैसे हाई इंसुलिन, यूरिक एसिड, क्रोनिक माइल्ड इन्फ्लेमेशन, बैड ट्राइग्लिसराइड और HDL रेशियो इग्नोर कर देते हैं। मेडिसिन थ्री अप्रोच यह कहती है, सिम्टम्स आने का इंतजार ना करो, स्टार्ट से ही इंसुलिन रेसिस्टेंट, यूरिक एसिड और इन्फ्लामेशन और विसरल फैट पर नजर रखो। लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, सब पे प्रोएक्टिव काम करो, चाहे वजन नॉर्मल दिख रहा हो या नहीं, सब पर काम करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ हमारे कंट्रोल में है। अगर हम अपनी अपनी लाइफ में सही हैबिट लाते हैं तो पूरी विस्कस साइकिल को रिवर्स कर सकते हैं और डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक के मेजर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए
पैसिव रहना और ओल्ड स्कूल्स कट ऑफ का वेट करना बंद करना पड़ेगा। प्रोएक्टिव अर्ली इंटरवेंशन अप्रोच सबसे जरूरी है। नेक्स्ट, द ट्रिकर, हार्ट डिजीज दुनिया का सबसे बड़ा किलर कैसे, कारण, सामना और बचाव। जब मैं फिर से मेडिसिन्स में वापस आना शुरू किया, मुझे ये समझ आया कि मेरे फैमिली हिस्ट्री की वजह से मुझे खुद अपने फ्यूचर हार्ट डिजीज का रिस्क पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। मेरी फैमिली, मेरे कई क्लोज रिलेटिव, चाचा, ताऊ, अंकल यंग एज में हार्ट अटैक से मर चुके हैं, और मेरे डैड को भी माइल्ड 60 में माइनर हार्ट अटैक का स्टेज लग चुका है। ये सब जनरेटिव जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, बट एनवायरनमेंट और प्रिवेंशन केयर का भी भू बहुत बहुत रोल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादातर एक्यूट केयर पर फोकस करती है। जब एक्यूट हार्ट डिजीज पर होता है तो डॉक्टर एक्टिव हो जाते हैं, पर डिजीज साइलेंटली सालों तक डेवलप हो चुकी होती है। पैथोलॉजी प्रोफेसर मजाक में कहते हैं कि सबसे कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज क्या है? जवाब है सडन डेथ। अधिकांश लोगों को तभी हार्ट डिजीज का पता चलता है जब उनकी मौत हो जाती है, या बहुत लेट स्टेज पर डिजीज डायरेक्ट होती है। मुझे पर्सनली भी ये शौक तब लगा जब मैंने अपनी मर्जी से एक सीटी कैल्शियम स्कैन करवाया और 36 की एज में भी मेरा कोरोनरी कैल्शियम स्कोर 6 था, जबकि होना चाहिए था 0। मतलब मेरी आर्टरी 20 साल से ज्यादा उम्र वाले इंसान के जैसी थी, जबकि मैं एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और स्मोकी अल्कोहल अवॉइड करता था। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी के अंदर चौक होना, डिकेड्स पहले शुरू हो जाता था। पर फिर भी गाइडलाइन नॉर्मल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और शॉर्ट टर्म रिस्क पे ज्यादा फोकस करती है, लॉन्ग टर्म स्लो एक्यूमुलेशंस को इग्नोर कर देती है। हार्ट डिजीज सबसे कॉमन और डेडली एज रिलेटेड डिजीज है। यूएस में कैंसर से भी ज्यादा लोग हर दिन हार्ट अटैक, स्ट्रोक से मरते हैं, और औरतें भी इसमें ब्रेस्ट कैंसर से 10 गुना ज्यादा रिस्क पे होती हैं। लेकिन अवेयरनेस में पिंक रिबन्स वर्सेस रेड रिबन का कंपैरिजन देखो। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वे अहेड, हेयर डिजीज का असली विलन कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि यह है कि कौन सी लिपोप्रोटीन पार्टिकल जैसे कि वीएलडी और एलडीएल अपने साथ कोलेस्ट्रॉल ले जा रहा है, और उनका एपोबी एपोलिप लिपोप्रोटीन बी लेवल्स, ये पार्टिकल्स अगर ज्यादा हो तो उसमें से कुछ आर्टरीज इनर लाइनिंग एंडोथेलियल्स के अंदर चले जाते हैं, और ऑक्सीडेशन के बाद इम्यून सिस्टम अटैक शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस फॉर्म सेल्स और फैटी स्ट्रैक्स और आखिर में डेंजरस प्लेक बन जाता है। ये सब 15 साल की एज में शुरू हो जाता है। कई मिथ भी हैं, जैसे डाइट के डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज के लिंक होना नहीं, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के बाद कोलेस्ट्रॉल पर कम इम्पैक्ट होता है। ये सिर्फ ओल्ड लोगों के हार्ट अटैक्स होता है। असलियत में आधे मेजर इवेंट 65 से पहले होते हैं, और 25 लोगों में पहले 54 साल के अंदर रहते हैं। समझो कि एर्थरोस्क्लेरोसिस एक क्रोनिक क्राइम सीन जैसा है। हर दिन आपका आर्टरीज की लाइनिंग पर बहुत कुछ हो रहा है, पर दिखाई तब देता है जब आर्टरीज बंद हो जाती है। ये रेप्चर करके हार्ट अटैक डैमेज रीजंस बनते हैं। रियल कल्प्रिट है क्यूमुलेटिव एक्सपोजर, ज्यादा देर तक ब्लड में ज्यादा एपोबी कैरिंग पार्टिकल्स होने का। इस चीज को अर्ली कैच करना और स्लो करने का टूल्स अवेलेबल है। ब्लड प्रेशर, लिपिड लॉवरिंग ड्रग, ब्लड मार्क, कैल्शियम स्कैन। लेकिन अब भी गाइडलाइन के टाइम हॉरिजॉन बहुत शॉर्ट है। प्रिवेंशन एक्चुअल्स में एडल्ट एडल्ट्स या अर्ली अर्ली अडल्टहुड में ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन अक्सर हम 40 से 50 तक वेट करते हैं। जिंदगी भर के लिए अपनी आर्टरीज को हेल्थी रखना है तो टाइम पे एक्शंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ट डिजीज एकदम से नहीं होती, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, सालों तक बॉडी के अंदर साइलेंटली चलता रहता है। हमारी आर्टरीज के अंदर जब अनहेल्थी फैट या कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता रहता है तो पहले ये छोटे छोटे डिपॉजिट बनता है, जैसे फॉर्म सेल्स।
या फैटी स्ट्रेस, लेकिन हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल आके कोलेस्ट्रॉल के वापस ब्लड में डाल देता है ताकि लीवर तक पहुंच जाए और फिर उसे बॉडी में फिर से यूज या रिसाइकिल हो सके। इसी वजह से इसी वजह से एसडीएल को अच्छा माना जाता है, बट इसका रोल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ नंबर से ये रिस्क नहीं बताता। दूसरी तरफ बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल अगर ज्यादा हो तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन रिस्क फैक्टर और भी है। टोटल कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक हिस्से हिस्से है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर कितना एपीओबी पार्टिकल्स है ये भी मेजर फैक्टर है। एपीओबी ज्यादातर वीएलडी, एलडीएल और एलपी जैसे पार्टिकल्स पे होता है, और जितना ज्यादा एओबी एपीओबी उतना ज्यादा रिस्क। कुछ लोगों में एलपी नाम का पार्टिकल जनरली ज्यादा होता है और वो साइलेंटली किलर बन सकता है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट में ये वाकई डिटेक्ट नहीं होता, इसलिए फैमिली हिस्ट्री हो तो पीएल का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। प्लेक यानी ये कोलेस्ट्रॉल फैट का कचरा धीरे धीरे आर्टरीज के अंदर बढ़ता रहता है, और जब ब्लॉकेज बनती है, चाहे वो कैल्सिफाइड हो या सॉफ्ट, तभी प्रॉब्लम दिखती है, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक। रेगुलर ब्लड टेस्ट से सब कुछ पकड़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कैल्शियम स्कैन और एडवांस सीटी स्कैन से अर्ली डिटेक्शन होता है। ये डिजीज प्रोसेस काफी टाइम लेता है। यंग एज में भी ये स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन सिम्टम्स लेट आते हैं, इसलिए प्रिवेंशन अर्ली शुरू करो। डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग बंद, ब्लड प्रेशर कंट्रोल एज नीडेड हो तो मेडिसिन जैसे स्टैटिन या दूसरे लिपिड लॉवरिंग ड्रग एपोबी के जैसे ही काम करेंगे। रिस्क भी उतना ही कम हो जाए जितना कि जल्दी उठना बेहतर। एच डी एल ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की मेडिसिन पे अब तक कई खास इफेक्ट नहीं दिखते हैं। रिस्क कम नहीं होता, इसलिए फोकस एल डी एल एपो भी रखना चाहिए। एक लाइन में अपनी आर्टरीज को क्लीन रखने के लिए एपोबियो को बहुत नीचे लाना, हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करना और मेजर रिस्क फैक्टर पे कंट्रोल पाना सबसे इफेक्टिव तरीका है। अर्ली इंटरवेंशन इज द की। द रूनावे सेल्स कैंसर, इस खतरनाक किलर से लड़ने के नए तरीके। स्टीव रोसनबर्ग की कहानी एकदम इंस्पिरेशन है। वो एक यंग डॉक्टर थे जब उन्होंने एक ऐसे पेशेंट को देखा जिसने उनका करियर ही नहीं, शायद कैंसर का ट्रीटमेंट का डायरेक्शन भी बदल दिया। 1968 में एक हॉस्पिटल में रोजबर्ग एक पेशेंट जेम्स डी एंजेलो के सिंपल गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करने वाले थे। जेम्स ने पहले कभी स्टोमक का कैंसर का ऑपरेशन करवाया था, स्टोमक और उनकी लीवर में भी कैंसर सेपरेट हो गया था, लेकिन उस समय डॉक्टर ने सिर्फ स्टोमक ट्यूमर निकाला और लीवर वाले ट्यूमर को छोड़ दिया। नॉर्मली ऐसे ऐसे मेस्टेटिक स्टोमक कैंसर में पेशेंट कुछ महीने भी मुश्किल से जीता, लेकिन जेम्स 12 साल बाद भी जिंदा थे, बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के। ऑपरेशन के टाइम रोजनबर्ग ने सोचा कि देखा जाए कि अंदर कोई कैंसर बचा तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो लीवर बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ट्यूमर का निशान नहीं। वो रोजनबर्ग को समझ नहीं आया कि ये मिरेकल कैसे हुआ, क्योंकि मेडिकल बुक्स में ऐसा स्पॉन्टेनियस कैंसर रिमिशन के बस कुछ ही केसेस थे। फिर उन्होंने सोचा शायद पेशेंट के खुद के इम्यून सिस्टम्स ने कैंसर को खत्म कर दिया। तब तक ये आइडिया मेनस्ट्रीम साइंस से काफी अलग था, लेकिन इसी सोच ने रोजनबर्ग को पूरी लाइफ कैंसर के खिलाफ रिसर्च करने के डायरेक्शन दे दी। बहुत रिसर्च बहुत रिसर्च, स्ट्रगल और फेल्योर के बाद भी रोजनबर्ग ने हिम्मत नहीं हारी। 1980 तक उन्होंने अटेम्प्ट मोस्टली अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन फिर इम्यूनोथेरेपी की फील्ड में कुछ अर्ली सक्सेस मिली। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को पावरफुल बनाने का कैंसर से लड़ने की कोशिश की जाती है। आज भी जितने रिसोर्सेज और पैसे कैंसर रिसर्च में लगाए गए हैं, जितना अवेयरनेस हुई है, कैंसर अब भी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक किलर है।
हार्ट डिजीज से हमारे काफी हद तक प्रोग्रेस है। हेल्थ डेथ दो तिहाई तक कम हो गई, लेकिन कैंसर के मोर्टेलिटी रेट आज भी लगभग उतनी ही है जितना 50 साल पहले था। सिर्फ कुछ स्पेशल कैंसर जैसे कि बच्चों की ल्यूकेमिया में हमने जनरली बड़ी प्रोग्रेस की है। कैंसर का मेन चैलेंज यह है कि ज़्यादातर केसेस में ये तो डायग्नोसिस लेट होता है, तब कैंसर ऑलरेडी बॉडी में फैल चुका होता है या फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन लिमिटेड है। सॉलिड ट्यूमर सर्जिकल निकालने जा सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर फैल जाए तो कीमो या रेडियोथेरेपी भी यूजली उसको कभी कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते, बस कुछ साल जिंदा रख सकते हैं। इसलिए कैंसर से लड़ने का बेस्ट स्ट्रेटजी तीन पार्ट में है। सबसे पहले है प्रिवेंशन। जितना हो सके कैंसर को प्रिवेंट करो, लेकिन ये ट्रिकी है क्योंकि अब तक कंप्लीटली समझ नहीं आया कि कैंसर बनता क्यों है और किनके लिए रिस्क सबसे ज्यादा है। टारगेटेड ट्रीटमेंट जैसे इम्यूनोथेरेपी या मेटाबॉलिक वीकनेसेस को टारगेट करने वाले नए ड्रग्स जो स्पेशली कैंसर की कमजोरी पर अटैक करते हैं। फिर है अर्ली डिटेक्शन। कैंसर जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना बेटर ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए आजकल बोर्ड स्कैनिंग और नए टेस्ट जैसे लिक्विड बायोप्सी जो ब्लड टेस्ट से ही कैंसर डीएनए पकड़ लेते हैं, काफी प्रोग्रेसिव लग रहे हैं। कैंसर इतना डेंजरस और कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है क्योंकि आज भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये शुरू कैसे होता है और बॉडी में फैलता क्यों है। कैंसर सेल नॉर्मल सेल से कुछ इम्पोर्टेंट तरीके से अलग होता है। अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। कैंसर सेल से बॉडी का सिग्नल सुनाई नहीं देते। जब नॉर्मल सेल्स को रुक जाना चाहिए तब भी ये अपनी मर्जी से ग्रो करती रहती है। ये शुरू होता है कुछ जेनेटिक म्यूटेशन से, जैसे पी पी10 जीन की म्यूटेशन जो यूजली सेल्स की ग्रोथ कंट्रोल करते हैं। ऐसे जीन्स को ट्यूमर सपरेशन जीन्स कहते हैं और इनकी इनकी कमी या म्यूटेशंस कैंसर शुरू होने का सिग्नल देते हैं। मेटास्टेट फैलना फैलना कैंसर सेल सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता, ये ट्रेवल्स हर बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर लंग तक पहुंच जाता है। जब कैंसर फैल जाता है तो वहीं से जानीवा जानलेवा बन जाता है। प्रॉब्लम्स ये है कि कैंसर एक सिंगल बीमारी नहीं बल्कि बहुत तरह की बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। हर कैंसर का जेनेटिक पैटर्न अलग होता है। इवन एक टाइप के कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में भी एक पर्टिकुलर एक ट्यूमर अलग जीन्स और म्यूटेशन दिखाई देता है, इसलिए एक ही इलाज सब पर काम नहीं करता। कैंसर जीनोम्स एटलास जैसे बड़े जेनेटिक रिसर्च प्रोडक्ट से ये पता चलता है कि हर ट्यूमर में एक या दो या नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा म्यूटेशंस हो सकते हैं और बहुत रैंडम दिखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जीन जैसे कि P53, KRS, BRAF एक्सेट्रा हाईलाइट हुए हैं, लेकिन एक ही कॉज सब ट्यूमर्स के लिए नहीं मिलता। जब हम कैंसर को लोकल इलाज जैसे कि सर्जिकल या रेडिएशन से करते हैं तो भी गारंटी नहीं होती कि वो पूरी तरह से गायब हो गए। कैंसर सेल्स बॉडी में चुपकर दूसरे ऑर्गन में जा बसते हैं मेटास्टिक, और यही सबसे ज्यादा डेथ के रीजंस है। ज्यादातर डेंजरस डेंजरस कैंसर तब बनता है जब वो फैल जाता है, जैसे ब्रीस्ट प्रोस्टेट और कोलन कैंसर जब दूसरे ऑर्गन ब्रेन लीवर लंग्स बोन्स बोन्स तक पहुंचता है। क्या कैंसर के फैलने का एग्जैक्ट रीजन पता है? अभी नहीं पता। रिसर्च में भी बहुत कम फोकस मेटास्टिक पर है। मजबूत इलाज तभी मिलेगा जब हम कैंसर के वीकनेस के एक्सप्लॉइट कर सके, जैसे कैंसर की यूनिक मेटाबॉलिज्म्स और इम्यून सिस्टम्स से बचने की एबिलिटी। कैंसर का मेटाबॉलिज्म। कैंसर सेल्स ग्लूकोज चीनी का क्रेजी स्प्रेड से कंज्यूम करता है, नॉर्मल सेल से 40 से ज्यादा। और ये वो ओल्ड स्कूल्स एनर्जी पाथवे यूज करते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। वॉरबर्ग इफेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा एनर्जी बनती है लेकिन कैंसर सेल्स को जो चाहिए वो मिलता है। नया सेल्स बनाता है रॉ मटेरियल्स और केवल एनर्जी। इसी ग्लूकोज को भूख का यूज पीईटी स्कैन्स में होता है ट्यूमर ढूंढने के लिए। ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज भी कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ा देते हैं क्योंकि ये
कंडीशंस बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और इंसुलिन रेसिस्टेंस ला देती है। इंसुलिन और स्पेशलिटी एक पाथवे होता है कैंसर ग्रोथ में एक मेजर एक्सेलरेटर, इसलिए मेटाबॉलिज्म को हेल्थी रखना, काम कम इंसुलिन, काम विसरल फैट, हेल्थी वेट, यही कैंसर रिस्क कम करने की लो हैंगिंग फ्रूट है, बल्कि वैसे ही जैसे स्मोकिंग छोड़ना।